वैसे तो हिमाचल प्रदेश में जुलाई के शुरुआती दिनों में सिर्फ 8 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इस साल 8 और 9 जुलाई को सिर्फ 2 दिनों में ही पूरे प्रदेश में लगभग 104 mm एक्सेस हैवी रेनफॉल हुई, जिसका मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन से यहां लगभग 1200% ज्यादा रेनफॉल हुई और नतीजा हम सभी ने देखा। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आसाम से आफत की ऐसी बारिश हो रही है कि मंडी से लेकर कुल्लू मनाली तक बादल फाड़ तबाही मच गई। हिमाचल की बात करते हैं। बरसात बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही का मंजर यहीं पर है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और बताया जा रहा है कि फिलहाल यमुना खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, यानी दिल्ली के लिए मुसीबत फिलहाल टली नहीं है। दिल्ली एक दरिया है और डूब के जाना है। फिलहाल तो दिल्ली को देखकर यही याद आता है। उसी तरह पंजाब में जहां 4.6 mm रेनफॉल नॉर्मल कंडीशन में रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इस बार 57.5 mm हैवी रेनफॉल देखने को मिली, जो नॉर्मल कंडीशन से लगभग 1100% से भी ज्यादा है। दिल्ली में बारिश ने पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। उत्तराखंड में भी हिमाचल की तरह ही हाल बेहद खराब है, जहां एक तरफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो 59% एक्सेस रेनफॉल हुई, वहीं दूसरी ओर देश के कई इलाके रेन डेफिसिट में रहे, जैसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में 17% और पेनिनसुलर इंडिया में लगभग 23% कम बारिश हुई है। फ्लड्स एक नेचुरल फिनोमेना है जिसके कारण हमें पहाड़ों में तबाही और प्लेन्स में मुसीबतें देखने को मिलती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम यही डिस्कस करेंगे कि इंडिया में इस साल इतनी बारिश क्यों हुई और फ्लड्स देखने को मिले। साथ में ही लास्ट में हम कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस को भी एनालाइज करेंगे कि हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल मॉनसून विंड्स की वजह से हमें देखने को मिलती हैं, जो यहां गर्मियों के बाद पहुंचती है। ये 2 अलग अलग ब्रांच में स्प्लिट होती है और एक ब्रांच बे ऑफ बंगाल से होते हुए ईस्ट बांग्लादेश से क्रॉस होते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एंटर करती है और आगे हिमालय जब एक बैरियर का काम करता है तो ये हवाएं गंगा प्लेन की तरफ डाइवर्ट होते हुए नॉर्थ इंडिया के यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल तक पहुंचती है, जबकि दूसरी ब्रांच केरला से होते हुए वेस्टर्न घाट्स में बारिश करते हुए गुजरात से इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में एंटर करती है और हमारी नॉर्दर्न स्टेट जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में बारिश करवाती है। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, लेकिन इस बार ये सिनेरियो चेंज हो गया क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे इस वक्त इंडिया के नॉर्थ में होना चाहिए था, वो शिफ्ट होकर इंडिया के ऊपर आ गई है। मैंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, कैसे इंडिया में सर्दियों में बारिश करवाती है और अब बदलते ट्रेंड में वो क्यों अनइवन शिफ्ट हो रही है। आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आएगा। वैसे इस बार मॉनसून नॉर्मल ही है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून जब एक दूसरे के साथ नॉर्थ इंडिया के ऊपर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ट्रफ बन रहा है। मतलब एक ऐसी साइक्लोनिक कंडीशन है जो दोनों हवाओं को लॉक करके जितनी ज्यादा बारिश हो सकती है उतनी करवाती है। मतलब आप ऐसे समझिए कि किसी गीले कपड़े को निचोड़कर जितना पानी हो सकता है उतना जोर लगाकर निचोड़ रहा है और इस वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। हिमाचल के टोटल रेनफॉल का 30% तो सिर्फ मॉनसून सीजन में ही हो जाता है, जो कि जून से लेकर सितंबर के बीच लगभग 4 महीनों में होता है, लेकिन इतनी ही बारिश इस बार सिर्फ 4 दिनों में हुई। लगभग 2 दिनों में 104 mm रेनफॉल का मतलब है कि अगर किसी 1 स्क्वायर मीटर एरिया में बारिश का 1 लीटर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसे 1 mm रेनफॉल बोला जाता है। अब 104 mm का मतलब है कि हर 1 मीटर के एरिया में 104 लीटर पानी सिर्फ 2 दिनों में बारिश ने बरसाया है। वैसे ही मई और जून में इस बार पहाड़ों में गर्मियों की जगह बारिश ज्यादा देखने को मिली, तो ग्राउंड वाटर ऑलरेडी रिचार्ज हो गया था। मतलब अब धरती की जो पानी को सोखने की कैपेसिटी है वो ऑलरेडी उसे एब्जॉर्ब कर चुकी है, तो इतना पानी अब ग्राउंड की सरफेस के ऊपर ही जमा होना शुरू हो गया। पहाड़ों में जगह जगह से नदी का वाटर कैचमेंट नेटवर्क पानी को अपने साथ इकट्ठा करते हुए नीचे की ओर बढ़ता है और उस नदी का फ्लो इसी तरह आगे बढ़ते हुए इंक्रीज होता जाता है। हिमालय के टोटल सरफेस एरिया का 17% ग्लेशियर्स ने कवर किया हुआ है, जो गर्मियों में पिघलते हैं और गंगा, यमुना, सतलुज और ब्यास जैसी बड़ी नदियों को साल भर पानी से भरते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इन नदियों में बहुत सालों से पानी बहुत अनइवन तरीके से आ रहा है। वाटर कैचमेंट एरिया में धरती ऑलरेडी सैचुरेटेड है और पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो जो भी बारिश का पानी अब पहाड़ों में होगा वो रशली नदी में मिल जाएगा, जो नदी ऑलरेडी ज्यादा पानी के साथ फ्लो कर रही है। इससे नदी अब अपने नॉर्मल कंडीशन से
कहीं ज्यादा फ्लड को अपने साथ लाती है, जिसमें सॉइल इरोजन होता है। और फ्लड्स अपने साथ पेड़, पौधे, मिट्टी और वो सब कुछ अपने साथ ले जाता है जो भी इसके रास्ते में आता है। जैसे जैसे नदी आगे की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे विनाश का तांडव बढ़ता जाता है। जो हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून ट्रफ की बात की, जिससे एक साइक्लोनिक कंडीशन बन जाती है और इसी वजह से बादल फटने जैसी कंडीशन बनना बहुत ईजी हो जाता है। यही हुआ उत्तराखंड और हिमाचल के कई इलाकों में बादल भी फटे। बादल फटने का मतलब है कि जब किसी एरिया में फुली सैचुरेटेड क्लाउड्स एक साथ बहुत ही कम टाइम में पूरी तरह से प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एक्सेस हैवी रेनफॉल की वजह से नीचे जमीन पर इतना पानी हो जाता है कि वहां फ्लैश फ्लड्स के साथ बहुत ही कम टाइम में रशली सब कुछ बह जाता है। जब ये तीनों कंडीशंस, ग्लेशियर्स का पिघलना, हैवी रेनफॉल और बादल का फटना, ये तीनों जब एक साथ काम करती हैं तो ऐसा भयानक सिनेरियो देखने को मिलता है। ये तो पहाड़ों की बात हुई जहां से फ्लड्स की शुरुआत होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हुई, जो यहाँ पे नदियां हैं, वो इंडस रिवर के ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, जिसमें पानी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की ओर जाता है, पंजाब और जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर पाकिस्तान से अरेबियन सी में मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की नदियां गंगा ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है और इसी वजह से दिल्ली, हरियाणा, यूपी में बाढ़ देखने को मिली, जिसमें यमुना के ओवरफ्लो की वजह से ऐसा खतरनाक सिनेरियो देखने को मिला। फ्लड्स का आना एक नेचुरल फिनोमेना है जिसे हम नहीं रोक सकते, लेकिन एक अनप्लान्ड डेवलपमेंट, मैन मेड डिजास्टर है। डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस हमेशा से किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों में से किसी एक तरफ झुकना दूसरी तरफ का नुकसान बन जाता है। इसीलिए एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ही प्लान डेवलपमेंट के साथ नेचुरल डिजास्टर से हम नुकसान को कम कर सकते हैं। लेकिन क्या हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते समय क्या एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं? अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ ऑलरेडी 27 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। इन पावर प्लांट्स को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन एरिया बहुत ज्यादा होता है और पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन के दौरान टनल्स, अंडरग्राउंड एकोमोडेशंस, रोड्स जैसी फैसिलिटीज जहां हमें डेवलप्ड रीजन की तरह तो दिखाई देती हैं, लेकिन असल में एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन किसी को नहीं दिखता। ये तब पता चलता है जब ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं और तब सरकार के पास सिर्फ कंपनसेट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। प्लेन्स में भी अगर दिल्ली की बात करें, जहां पिछले 20 सालों में लगातार बारिश कम हो रही थी, तो सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? नदियों के किनारे में जो लोगों ने घर बनाए हैं, उसके लिए सरकार ने टाउन प्लानिंग के अंडर जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए? ये सवाल सिर्फ सवाल ही रह जाते हैं जब तक हम डेवलपमेंट को सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे। और ये बात बिहार, तमिलनाडु, बेंगलोर, मुंबई सभी शहरों की बात है। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज से लगभग 3000 साल पहले थी, वहां पर भी ड्रेनेज सिस्टम की इंपॉर्टेंस का पता था। लेकिन इस मॉडर्न टाइम में जब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते। तो ये फिर हमारा नेचर के साथ एक एब्यूजिव रिलेशन है, जहां हम अपनी नीड के लिए किसी भी कीमत पर कुछ भी कर जाते हैं। देश के किसी भी कोने में अगर कोई नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलता है तो उसका इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी में पड़ता है। अगर फ्लड्स की बात करें तो एग्रीकल्चर में फसलें बर्बाद हो जाती हैं, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ स्टॉक को नुकसान पहुंचता है, और फसलों को लगाने का, उनको काटने का, उनको स्टोर करने का, फसलों को ट्रांसपोर्ट करने में भी भारी नुकसान देखने को मिलता है। वाटर रिसोर्स की बात करें तो बेशक से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, लेकिन वाटर लॉगिंग, सॉइल इरोजन, सेडिमेंटेशंस, लैंडस्लाइड्स जैसी सिचुएशंस में साफ पानी की दिक्कत देखने को मिलती है। एनर्जी जनरेशन पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जब हाइड्रो पावर प्लांट्स में फ्लड में मौजूद सिल्ट, सैंड और बाकी चीजें डैम्स को अननेसेसरली भर देती हैं और इक्विपमेंट्स में भी सिल्ट की वजह से प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नेटवर्क और सबस्टेशंस को भी नुकसान होता है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जैसे कि रोड्स, वो तो बाढ़ में जैसे गायब ही हो जाते हैं। खासकर कि पहाड़ों में फिर से रोड बनाना काफी चैलेंजिंग होता है। हैवी रेनफॉल और फ्लड से बचने के लिए हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये इतना इजी और सही तरीका है कि इससे पानी को तो सही ढंग से यूज किया ही जा सकता है, और उसी पानी से हम अपने साथ साथ अपने आसपास की वेजिटेशन को भी पानी को बांट सकते हैं। इससे हम खुले पानी को जमीन के अंदर डालकर ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज कर सकते हैं और फ्लड्स को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही इसे स्टोर करके इरिगेशन में यूज किया जा सकता है।
और ड्रॉट जैसी सिचुएशंस में इसी पानी को फिल्टर करके अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। हमारी आज की सिटीज स्मार्ट तो बनती जा रही हैं, लेकिन इसी के साथ कंक्रीट के जंगल भी बढ़ते जा रहे हैं। जब हम मिट्टी को कंक्रीट से ही रिप्लेस कर देंगे तो फिर बारिश का पानी धरती में कैसे एब्जॉर्ब होगा। साथ में पुअर ड्रेनेज सिस्टम से हमें गलियों में, सड़कों पर फ्लड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जो स्पंज सिटी कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं, जहां सिटीज में जगह जगह पार्क्स बनाए जा रहे हैं जो पब्लिक हेल्थ, बच्चों और बूढ़ों के लिए भी अच्छी जगह बन जाती है। साथ ही एक्सेस रेनफॉल्स के लिए स्पंज का काम भी करते हैं। बिहार, असम, वेस्ट बंगाल ये उन स्टेट्स में से हैं जहां फ्लड्स हर साल आते हैं। अब फ्लड्स तो एक नेचुरल फिनोमेना है जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन इनके नुकसान से जरूर बचा जा सकता है। रिवर लिंकिंग जैसे प्रोजेक्ट से इंडियन पेनिनसुला ईस्ट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, जिस वजह से मैक्सिमम रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट चलती है। इस वजह से वेस्टर्न पार्ट में हमें ज्यादा सूखा देखने को मिलता है। अगर हम ईस्ट की उन रिवर्स को एक लिंकिंग नेटवर्क से वेस्ट के उन सूखे इलाकों तक पहुंचा दे तो हर साल आने वाले फ्लड्स को इजीली डाइवर्ट करके पानी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है, फ्लड्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है, साथ ही वेजिटेशन को भी बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ प्रॉपर टाउन प्लानिंग पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब इस वीडियो को ही देखिए। जब रिवर बैंक के इतने नजदीक घर बना दिए जाएंगे तो पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहाता चला जाता है। क्वेरिंग लीगल हो या इलीगल, बहुत गलत है। यहाँ रेत और पत्थर ऐसे फ्लड्स को रोकने का काम करते हैं, हम लोग उन्हीं को यूज करके उन्हीं की जगह पर घर बना रहे हैं। हो सकता है कि पहाड़ों के ऊपरी इलाकों में भी लैंडस्लाइड का खतरा होता है, लेकिन वहां पर भी साइट को सही पैरामीटर के साथ एनालाइज करने के बाद टाउन प्लानिंग की जा सकती है। पेड़ों को लगाने के कितने फायदे हैं ये हम सभी जानते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को अपने साथ रोक कर रखती हैं और पेड़ रेनफॉल को भी करेक्ट वॉल्यूम में अपने रूट्स में एब्जॉर्ब भी करते हैं। पेड़ लगभग 10 इंच पानी को 1 घंटे में अपनी रूट्स तक पहुंचाने की कैपेसिटी रखते हैं, जबकि खुले मैदान में सिर्फ 4 इंच तक के पानी को ही अंडरग्राउंड किया जा सकता है। इंडिया में नेचुरल वाटर बॉडीज को एंशिएंट टाइम से ही बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, फिर चाहे वो एक नहर हो, एक झील हो या फिर एक तालाब हो। लेकिन अब जब पानी ही हमारे घरों में पाइप्स के थ्रू अवेलेबल हो जाता है तो हमने इन वाटर बॉडीज का रख रखाव बंद कर दिया। ये वाटर बॉडीज ऐसे फ्लड टाइम में एक्स्ट्रा कंटेनर का काम किया करते थे जो काफी हद तक फ्लड्स को डाइवर्ट करते थे। ये सिर्फ वो सॉल्यूशंस हैं जो हमारे खुद के हाथ में हैं, जिसके लिए हम सरकार या अथॉरिटीज के भरोसे ना रहकर खुद भी हिम्मत जुटाकर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई और सॉल्यूशन है तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं। अपनी ओपिनियन को डेवलप कीजिए ताकि औरों की सोच आपकी ना बन जाए। अगर आपको ये वीडियो और मेरा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।